सभी को नमस्कार। स्वतंत्र क्लास टीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी भावी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे जो भी पुराने शिक्षक साथी अभी जो टेट की तैयारी कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बाल विकास है उसमें आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो एक एक चैप्टर करके हम सभी चैप्टर देखेंगे। इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो आएगा इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं बाल विकास में आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे। और इस वीडियो में हम जितने भी चैप्टर हैं उनका संक्षिप्त में समझेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको यहाँ पर हेडिंग बताऊँगा कि कौन कौन से आखिर बाल विकास में चैप्टर हैं और आपको बाल विकास में विशेषकर क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला जो चैप्टर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आप बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से क्या संबंध है वो देखेंगे। तो बाल विकास की अवधारणा देखेंगे, इसका अधिगम से क्या संबंध है वो हम देखेंगे। अब बाल विकास की अवधारणा में सब कुछ आ जाते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग प्रकार की अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो वो परिभाषाएं हम इस चैप्टर में देखेंगे एक अलग से चैप्टर वीडियो में। और अधिगम क्या होता है देखिए, और इसका अधिगम से क्या संबंध है, ये चीज़ भी हम एक अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा चैप्टर वाइज, उस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगला चैप्टर हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे जो बच्चा है उसका जो विकास होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो जो मुख्य कारक हैं, एक वंशानुक्रम है और वातावरण है। और इसके साथ हम बाल विकास के सिद्धांत देखेंगे। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे पावलोव हुआ, कोयलर हुआ, इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। तो उन सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या प्रभाव होता है एक बच्चे पर, और जो सामाजिकरण की जो प्रक्रियाएं हैं, बच्चे का कैसे सामाजिकरण होता है वो भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। सामाजिक जगत एवं बच्चे का किस तरह से विकास होता है, किस तरह से उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इसका एक अलग से मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अगली वीडियो आएंगी तो इस पर आपको वो वीडियो मिलती रहेंगी। तो चैप्टर नंबर जो 3 है वो हम देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 में बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। इसमें हम जो बालकों का जो मानसिक स्वास्थ्य है, इस पर हम देखेंगे कि बालकों का मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहता है। और बालकों में बहुत सारी व्यवहार संबंधी समस्याएं आ जाती हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे बच्चों में रोग होते हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसमॉर्फिया। ऐसे बहुत सारे बच्चों में जो अलग अलग जो समस्याएं होती हैं वो भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। साथ में अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। इसके बाद हम अगला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 पियाजे और पावलोव से संबंधित है। तो पियाजे पावलोव हुआ, जीन पियाजे, पावलोव का सिद्धांत, कोयलर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। देखिएगा, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि हर एक एग्ज़ाम में,
चाहे वो कोई भी स्टेट का टेट हो, सी टेट हो, और यहाँ पर अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने पियाजे, पावलोव, कोयलर, थार्नडाइक इनको अगर अच्छे से कर लिया है तो समझ लीजिएगा कि आपके 5 से 6 नंबर पक्के हैं। फिर हम इनकी रचना देखेंगे और इनका आलोचनात्मक स्वरूप देखेंगे कि इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उसमें क्या कमियां हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं, उस पर भी हम एक सेपरेट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला जो चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 5, ये हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है एवं प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है। बाल केंद्रित में बच्चा जो शिक्षा है उसका केंद्र बिंदु मानकर हम बच्चे को शिक्षा देते हैं, और प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, उसकी क्या अवधारणा होती है। तो जब हम इसका अलग से सेपरेशन में, अलग वीडियो में, चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, बुद्धि की रचना। देखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बुद्धि की रचना। अगर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया ना तो समझ लीजिएगा कि आपके 5-6 नंबर पक्के हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे। बुद्धि की क्या रचना होती है, बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो हम बुद्धि की रचना में उसके सिद्धांत देखेंगे, सिद्धांतों की आलोचना देखेंगे, और बुद्धि का किस प्रकार से मापन करेंगे। मतलब बच्चे का जो आईक्यू लेवल होता है, कौन सा बच्चा प्रगतिशील है, कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन सा बच्चा आपका सृजनात्मक है। तो इन सभी चैप्टरों पर हम अलग से चर्चा करेंगे और हम उसका किस तरह से बुद्धि का मापन करेंगे कि जिससे हमें बच्चे का पता चले कि ये बच्चे की बुद्धि किस प्रकार से है। फिर हम देखेंगे बहुआयामी बुद्धि। इसी में हम देखते हैं बहुआयामी बुद्धि कि बहुआयामी बुद्धि किस प्रकार से होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा हमारा, चैप्टर नंबर 7, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व और उसका मापन। अब व्यक्तित्व में विशेषकर जैसा कि हम देखते हैं कि बच्चे की क्या पर्सनालिटी होती है और किस प्रकार से हम बच्चे का जो व्यक्तित्व है, और ये व्यक्तित्व का शब्द कहाँ से आया, और हम व्यक्तित्व का मापन किस प्रकार से करेंगे, इस चीज़ को भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि व्यक्तित्व का मापन किस प्रकार से किया जाए। और इसमें भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं, तो उनको भी हम एक एक करके पूरा समझेंगे कि कौन सा मनोवैज्ञानिक अपनी जो परिभाषा दे रहा है तो वो किस आधार पर दे रहा है। तो वो चीज़ हम पूरा का पूरा समझेंगे सेपरेट वीडियो में, और हम फिर व्यक्तित्व का मापन करेंगे। इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे सिगमंड फ्राइड हुआ, और टीएटी बुद्धि परीक्षण, हरमन रोशा, और जैसे कि आपने एक नार्को टेस्ट सुना होगा, पॉलीग्राफ टेस्ट। तो ये सभी हम इस वीडियो में अलग से समझेंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, चिंतन एवं भाषा। तो चिंतन एवं भाषा में बच्चे किस प्रकार से चिंतन करते हैं एवं बच्चों की क्या भाषा होती है। जैसे कि हम जब देखते हैं कि जो बच्चे छोटे होते हैं तो वो हमसे किस प्रकार से बातें करते हैं, उनकी जो माँ होती है वो किस प्रकार से उनकी भाषाओं को समझती है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, एवं उनका भाषा का विकास किस प्रकार से होता है, और उनको किस प्रकार से एक अच्छा सा माहौल मिले जिससे कि उनका विकास हो और उनके विकास में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो इसको हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में हम समझेंगे सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर। तो जो सामाजिकरण की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके निर्माण में जो जेंडर होता है उस जेंडर की क्या भूमिका है, और जो लिंग भेद चल रहा है आजकल हम देखते हैं कि भाई
लड़कियों को महत्वता नहीं दी जाती है, लड़कों को महत्वता दी जाती है। खैर, अगर हम पहले समय से बात करें और अभी से बात करें तो ये चीज़ काफ़ी हद तक कम हो गई है, ठीक हो गई है, लेकिन अभी भी ये कहीं ना कहीं है। तो इसमें क्या भूमिका है और किस तरह से आपको ये कक्षा में जब आप पढ़ा रहे हैं तो ये लिंग भेद ना हो, और क्या क्या शैक्षिक जो प्रथाएं हैं जो पहले से जो चल रही हैं, और किस तरह से आपको एक जो जैसे बहुआयामी क्लास है वहाँ अगर कई प्रकार के जो बच्चे हैं अलग अलग वर्ग से आते हैं तो उनको आपको किस प्रकार से बच्चों को संभालना है कि उनको आपस में कोई मनमुटाव ना हो, क्योंकि हम बहुत सारी न्यूज़ देखते रहते हैं जो लगातार वायरल होती रहती हैं, विशेषकर जातिगत से। तो उस चीज़ों को हमारे स्कूल में ना हो, उस चीज़ के लिए हमें ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ना रहेगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, इस चैप्टर को मैं आपको पूरा का पूरा विस्तार से बताऊंगा। साथ ही मित्रों देखिएगा, अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो और आप हमारे जो चैनल है स्वतंत्र क्लास टेट, इसको आपसे अनुरोध रहेगा कि इसको आप सब्सक्राइब कर लें। अब हम आगे का नेक्स्ट जो चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 में हम देखेंगे व्यक्तिक भिन्नताएं, जो व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं। हम देखते हैं भाई एक स्कूल में कई प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ सृजनात्मक होते हैं, कुछ किसी बच्चों को देखा जाता है कि भाई हम कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है। तो जो भी उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर बच्चा जो आप चैप्टर उसको पढ़ा रहे हैं, रीड करा रहे हैं, तो वो उसको समझ क्यों नहीं पा रहा है, उसके पीछे क्या समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है। इन सभी बातों को हम जब हम अलग से ये जो सेपरेशन जो चैप्टर पढ़ेंगे इसमें मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, साथ में जो भी पुराने शिक्षक हैं, क्योंकि अभी उनका टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये वीडियो एज अ बेस्ट वीडियो, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जिसमें आपको पूरे के पूरे चैप्टर बता दिए जाएं कि बाल विकास में आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो यही चैप्टर आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, और इन्हीं चैप्टरों से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दें, साथ में आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर जो हमारा 11 है, अधिगम के लिए आकलन। तो अधिगम आखिर क्या होता है? हमने अधिगम का नाम तो बार बार सुना है, लेकिन अधिगम होता क्या है? तो जो अधिगम जो शब्द है ये देखने के लिए छोटा शब्द है, लेकिन जब हम इसको समझेंगे कि बेसिकली अधिगम क्या होता है, तब हमें समझ में आएगा कि अधिगम आखिर होता क्या है। तो हम अधिगम के लिए आकलन करेंगे और अधिगम का भी आकलन करेंगे। तो इनको हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे, दोनों में क्या अंतर है, और हम जो शाला आधारित जो आकलन करते हैं, जो हम बच्चों का पेपर लेते हैं, सतत मूल्यांकन हुआ, व्यापक मूल्यांकन हुआ, मासिक मूल्यांकन हुआ, टेस्ट हुआ, तो हम इनको किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करेंगे और किस प्रकार से आप बच्चों को कोई भी एक्टिविटीज़ दे रहे हैं तो किस प्रकार से आप बच्चों को समूह में बांटेंगे। तो ये पूरा का पूरा हम जो चैप्टर नंबर 11 जो अलग से सेपरेट पढ़ेंगे उसको हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 12। वही जो मैं भी आपको बताया था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आ गया, ये इससे ही रिलेटेड है, इसका ही चैप्टर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, और
इसके बारे में भी हम बहुत ही डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे कि जिससे कि आपको क्वेश्चंस अच्छे बनने लगे। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर जो 13 रहेगा हमारा, ये है समावेशी शिक्षा की अवधारणा। तो समावेशी शिक्षा की क्या समावेशी शिक्षा आखिर होता क्या है। और हम देखते हैं कि हमारे क्लास में कई प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे पढ़ने में तेज़ होते हैं, कुछ बच्चे मीडियम होते हैं, कुछ बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। तो हमें किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है कि भाई सभी बच्चे समान धारा में बहते रहे, सभी को समझ में आए। किस प्रकार से हमें सीटिंग की व्यवस्था करनी रहेगी हमारे क्लास की, कि भाई किस प्रकार से हम सीटिंग की व्यवस्था करें। तो ये पूरा का पूरा समावेशी शिक्षा की जो हम अवधारणा जो अलग से पूरा का पूरा जो चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों, जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो लाइक है, आपका जो शेयर है, यही मेरा मोटिवेशन है। तो आपसे आशा रहेगी कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नेक्स्ट में हम देखते हैं चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर जो 14 हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे अलाभान्वित एवं जो वंचित जो वर्ग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके सहित विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं की पहचान। जो वंचित समूह हैं, आजकल हमने देखा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। कई बार कारण ये भी होता है कि उनके घर वाले उनको दूसरे कामों में लगा देते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे खुद से स्कूल नहीं आते हैं या उनके अंदर स्कूल के प्रति एक डर बैठ जाता है। तो और बहुत सारे जो हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो उनको हम किस प्रकार से पढ़ाएंगे, किस प्रकार से उनको मुख्य धारा में लेकर आएंगे। तो विविध जो पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं, हमें उनकी किस प्रकार से पहचान करनी है। तो जब हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, तो इसमें हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15, प्रतिभावान सृजनात्मक विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान। अब प्रतिभावान बच्चे होते हैं, हमने भी स्कूल में देखा है कि कुछ कुछ बच्चों को हम कुछ भी चीज़ समझाते हैं तो उनको एक बार में ही समझ में आ जाती है, उनका आईक्यू लेवल बहुत ही हाई होता है। तो ऐसे बच्चों को हमें किस प्रकार से पढ़ाना है, क्योंकि प्रतिभावान बच्चों को पढ़ाना भी एक प्रकार की समस्या है कि भाई किस प्रकार से इनको पढ़ाया जाए, इनको किस प्रकार से दिशा दी जाए कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। इसके बाद हम देखेंगे सृजनात्मक बालक। हमारे स्कूल में सृजनात्मक बालक भी होते हैं, जो हम देखते हैं कि उनका विशेषकर मन सृजनशीलता में लगता है। वो नए नए आइडियाज़ लाते हैं, नई नई एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उन बच्चों को हम किस प्रकार से और उनकी क्षमताओं में हम वृद्धि कर सकें। इसके अलावा जो विशेष क्षमता जो वाले बालक होते हैं, उनमें हम उनको किस प्रकार से पढ़ाएंगे। तो ये जो सभी प्रकार के अधिगम करता है, इनके हमें किस प्रकार से पहचान करना है। साथ में हम इसी चैप्टर में देखेंगे समस्याग्रस्त बालक। तो जो समस्याग्रस्त जो बालक होते हैं, विशेषकर ये मेरा मानना है कि कोई भी बालक समस्याग्रस्त नहीं होता है। विशेषकर क्या होता है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। बालक को हम समस्याग्रस्त नहीं कहेंगे, बालक समस्याओं से घिरा होता है। कई बार गलत संगत होती है, गलत दोस्ती होती है, या फिर उसको सही से गाइडेंस नहीं मिल पाती, कुछ उसके घर की समस्याएं होती हैं। तो हम इस चैप्टर में समझेंगे कि बच्चा अगर कोई समस्या से ग्रस्त है तो वो बेसिकली क्यों ग्रस्त है। फिर हम उस समस्या का पहचान करेंगे, और उस पहचान करने के बाद है ना, उसका उपचार करेंगे, समस्या का उसका निदान करेंगे। और जो बहुत सारे बाल अपराध जो बढ़ रहे हैं, इसका हम कारण पता करेंगे कि क्या कारण हैं, कितने प्रकार के बाल अपराध हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और उसका क्या उपचार हो सकता है, किस प्रकार से बच्चे को मुख्य धारा में वापस लेकर आया जाए। तो इस चैप्टर में हम काफ़ी
विस्तार पूर्वक समझेंगे इसको। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, हम पढ़ेंगे रुचि एवं अवधान। तो जो रुचि एवं जो अवधान जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, बच्चे की क्या रुचि होती है और क्या अवधान होता है, मतलब वो अगर किसी भी चीज़ पर जो ध्यान लगा रहा है, जो उसकी प्रेरणा है वो क्या है, बच्चे की क्या रुचि है, इस विषय पर हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे। क्योंकि जो हमारी अभी जो शिक्षा, जो नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई थी, इसका विशेषकर यही कहना है कि बच्चे की जो भी रुचि है, हमें बच्चे को उसी फील्ड में आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो बच्चा जल्दी सक्सेस होगा और एक अच्छी लाइफ जिएगा। क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर जैसे हुआ, उसके अगर परिवार वाले बोलते कि भाई तू गायक बन जा, तो अगर हम आज सोच सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर क्या होता। अगर इसी तरह लता मंगेशकर के घर वाले बोल देते कि भाई तू क्रिकेटर बन जा, तो अब आप सोच सकते हैं कि लता मंगेशकर जी आज कौन सी जगह होती। तो इसी तरह से हमें बच्चे की रुचि को पहचानना है और उसी रुचि को हमें पहचान कर उसी पर हमें काम करना है। क्योंकि बच्चे का जो इंटरेस्ट है, और अगर हम उसी फील्ड में, जिस फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट है, और अगर हम उसी फील्ड में बच्चे को ले जाएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगा। तो हम एक अलग से जो सेपरेशन जो वीडियो बनाएंगे, इसमें हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। आप इस चीज़ के लिए टेंशन ना करें, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। बल्कि ये चैप्टर नहीं, सभी चैप्टर आपको समझाए जाएंगे। नेक्स्ट में हम चैप्टर नंबर जो 17 देखेंगे। चैप्टर नंबर 17 है मानव संज्ञान। अब मानव संज्ञान क्या होता है, और अगर आप देखिए बहुत सारे मित्र हैं, उनको ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं, हो सकता है उन्होंने फर्स्ट बार पढ़ रहे हों, तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इस चैनल पर आपको एक एक जो चैप्टर है, एक एक जो भी आपका डाउट है, पूरा का पूरा क्लियर किया जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो मानव संज्ञान क्या होता है, तो बेसिकली अभी मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। जो संज्ञान होता है, ये बेसिकली होता है हमारा स्वयं का ज्ञान, कि हमें हमारा स्वयं का क्या ज्ञान है, और हमें किसी भी विषय पर स्वयं में हम उसके विषय पर उस विषय पर हम कितना ज्ञान रखते हैं। तो ये हमारा स्वयं का ज्ञान होता है, संज्ञान होता है। और जीन पियाजे हैं, उन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। जब आप जीन पियाजे को पढ़ेंगे तो ये चैप्टर भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर नंबर 18, जो हमारे जो संवेग होते हैं। व्यक्ति के अंदर बहुत से प्रकार के जो संवेग होते हैं, जैसे हंसना हुआ, रोना हुआ, बहुत सारे संवेग होते हैं। संवेग क्षणिक होते हैं, जैसे गुस्सा आना हुआ। हमने देखा है कि किसी बच्चे को जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई बच्चा हंसते ही रहता है, कोई बच्चा जल्दी से रोने लगता है। तो जो भी बच्चे के अंदर ऐसी कुछ प्रक्रिया है, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो वाला जो संवेग है उस बच्चे के अंदर ज़्यादा है। तो बहुत सारे संवेग होते हैं, हंसना है, रोना है, खुशी, दुखी, ऐसे अनेक प्रकार के संवेग हैं। तो हमें ये सभी इस चैप्टर में ये संवेग पढ़ेंगे, और किस प्रकार से ये जो संवेग हैं इनका किस प्रकार से बैलेंस किया जाए। क्योंकि जब तक संवेगों का बैलेंस नहीं होगा, एक बच्चा वृद्धि नहीं कर सकता, अपना विकास नहीं कर सकता। तो संवेगों का किस प्रकार से संतुलन करना है, इस चैप्टर में हम अच्छे से समझेंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर आता है हमारा, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा अभिप्रेरणा एवं अधिगम। तो अभिप्रेरणा क्या होती है, अधिगम क्या होता है, अभिप्रेरणा के बारे में भी आपको विस्तार से समझाया जाएगा। अधिगम के बारे में भी आपको विस्तार से समझाया जाएगा जब हम चैप्टर नंबर 19वां पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर जो 20 है, चैप्टर नंबर 20 में हम देखेंगे अधिगम में योगदान देने वाले कारक। तो अधिगम जो हम कर रहे हैं, जो लर्निंग कर रहे हैं, जो बच्चा जो सीख रहा है, उसमें कौन से योगदान देने वाले क्या क्या कारक हैं, वो हम इस चैप्टर नंबर 20 में समझेंगे। और एक जो बच्चा होता है उसका उसके जो अधिगम होता है, उस पर
उसका व्यक्तिगत क्या प्रभाव पड़ता है, और जो पर्यावरणीय जो सामाजिकरण जो जब वो सीखता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चैप्टर नंबर हम 20 में इस चीज़ों को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका चैप्टर नंबर 21 रहेगा निर्देशन। तो किस प्रकार से निर्देश आप देना है भाई, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको किस प्रकार से आपको निर्देश देना है कि जो आप होमवर्क दे रहे हैं बच्चे वो करें, बच्चे पढ़ें, किस प्रकार से आपको उनका सर्वांगीण विकास हो। तो इसके लिए ये जो निर्देशन जो चैप्टर है वो हम बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है परामर्श। अब देखिए परामर्श तो आप जानते ही हैं, परामर्श होता है कि जैसे कि आप किसी को सलाह दे रहे हैं, वो एक प्रकार का परामर्श होता है। देखिए परामर्श को और अच्छे से मैं बता दूं, जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर हम डॉक्टर को दिखाते हैं कि भाई हमारी ये समस्या है, तो डॉक्टर हमें परामर्श देता है कि भाई आपको ये टैबलेट खाना चाहिए, ये इंजेक्शन लगेगा। तो इसी प्रकार से हमें भी बच्चों को परामर्श देना रहता है कि अगर बच्चे की कोई समस्या है तो बच्चा हमें समस्या बताता है तो हमें वहाँ पर परामर्श देना रहता है कि भाई आपको ऐसा करना है। और कोई जैसे कोई सवाल दिया आपने, कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आपको बच्चे को पूरा का पूरा गाइडेंस करना रहेगा कि बेटा आपको इस प्रकार से इसको पढ़ना रहेगा जिससे आप इसको समझ जाओ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है अभिक्षमता। अब चैप्टर नंबर 13 जो अभिक्षमता है, तो अभिक्षमता में हम देखेंगे कि बच्चे की क्या अभिक्षमता होती है और उस क्षमता का हम किस प्रकार से विकास कर सकते हैं। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं सेपरेशन वीडियो नंबर 23 में। ये जो जितने चैप्टर आप देख रहे हैं इनका मैं बारी बारी करके एक एक वीडियो अभी से आपको रेगुलर मिलता रहेगा। अब नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 24 हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 24 है स्मृति और विस्मृति। अब स्मृति याददाश्त होती है कि भाई बच्चे को हम कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसको कितनी याद है। हो सकता है बच्चे को आज याद है, कल थोड़ी याद है, परसों थोड़ी सी याद है, और 4-5 दिन बाद देखते हैं कि बच्चा पूरा भूल जाता है। तो बच्चे की किस प्रकार से स्मृति है, किस प्रकार से इस स्मृति याददाश्त, जैसे कि कोई भी चीज़ें हैं अगर हमें उनको याद कराना है कि बच्चे की स्मृति में फिट हो जाएं, तो वो हम बच्चे को किस प्रकार से समझाएंगे। देखिए दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बच्चे को गाय बता दिया, शेर बता दिया, और बरगद का पेड़ है हुआ, पीपल का पेड़, ऐसे जानवरों के कुछ जानवरों के नाम बता दिए। अब यहाँ पर अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि भाई हमने आपको क्या क्या बताया था, तो बच्चा बेसिकली भूल जाएगा। तो अब ये बच्चे को किस प्रकार से याद रहे, तो अगर हमें बच्चे को ये चीज़ समझाना है तो हमें बच्चे से बोलना पड़ेगा कि हम आपको एक पेड़ों के नाम बताए हैं और जानवरों के नाम बताए हैं। तो इस प्रकार से बच्चा एक ग्रुप में डिवाइड कर लेगा, तो उसको याद रहेगा कि इस वाले ग्रुप में पेड़ हैं तो वो पेड़ के नाम बता देगा, और इस वाले ग्रुप में जानवर हैं तो वो जानवरों के नाम बता देगा। तो इस प्रकार से हमें किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, और विस्मृति क्या होती है, विस्मृति, उसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये देखे आपने चैप्टर, यही 24 चैप्टर हैं आपके बाल विकास में। और जो भी आपका शिक्षक भर्ती का पेपर होगा, मान के चलिएगा कि बाल विकास का लगभग 50% वेटेज होता है। नॉर्मली अपना एक सेपरेशन में तो आता है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं बाल विकास से प्रेरित होकर आते हैं। तो अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम जैसे निकालना है तो आपका बाल विकास बहुत अच्छा होना चाहिए। तो निश्चिंत रहिएगा, 24 चैप्टर हैं और 24 चैप्टर पर आपको 24 वीडियोस मिलेंगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे, बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपकी जो राय है बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम इस वीडियो में क्या विशेष कर सकते थे, आप अपनी राय दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इसके अलावा और भी इसमें कुछ शिक्षक भर्ती से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं, तो आप उस वीडियो को देखें। और चैनल पर आपको एक मोटिवेशन वीडियो आपसे प्रतिदिन आपको एक मोटिवेशनल वीडियो मिलेगा, क्योंकि अगर हम कुछ भी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें मोटिवेशन होना बहुत ही आवश्यक है। तो निश्चिंत रहिएगा, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी हमारे पुराने शिक्षक साथी हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि देखिएगा, ऑलरेडी आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम से घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक अच्छे गाइडेंस की आवश्यकता है। तो अगर आप इस चैनल पर रहेंगे तो निश्चिंत रहिएगा, आपकी पूरी की पूरी सहायता की जाएगी। और कोशिश रहेगी कि भाई मैं आपके लिए टेस्ट पेपर भी बना सकूं। लेकिन उसके लिए यही होगा कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है। आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, यही मेरा मोटिवेशन रहेगा। साथ ही और भी अलग से चैप्टर पर जो वीडियोस आएंगे, इसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार पुनः वीडियो पर अपनी राय कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना लें, क्योंकि सर आप बहुत अच्छा मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर ही आपका पेपर निकल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।